हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद हम लोग फाइनली वापस आए हैं। आपका लगभग 4 से 5 दिन लगातार क्लास नहीं हुई, इसके लिए हमें बहुत खेद है। क्योंकि आप सबको पता होगा हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, डिजिटल पैनल ले रहे हैं, है ना। हम लोग भी अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करेंगे बाकी बच्चों की तरह। तो बस उसी काम में थोड़ा सा लगे हुए थे, पटना वगैरह गए हुए थे, लेकिन फाइनली हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। और 5 से 10 दिन के बाद जो है आपका डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और हम लोग जो है फिर जबरदस्त तैयारी करेंगे, है ना। चलिए, तो बायोलॉजी का जो है ये आपका पहला अध्याय है जिनका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। और इसका जो है एक वीडियो आ चुका है, यानी कि एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपका पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2 है ना। और पार्ट 1 हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जब तक आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए फटाफट, और जो पॉइंट बोलेंगे नोट करिए। कॉपी कलम निकालेंगे, नोट करेंगे, तभी आपको मजा आएगा और बाद में कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं। ऐसे सिर्फ सुन लीजिएगा, अभी सुनिएगा, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरा दिन भूल जाइएगा, है ना। तो कॉपी कलम जरूर निकालिए। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम के बारे में। और आप सबको पता है जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जीवों को अपने जीवन जीने के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को, यानी कि हम लोग प्यास सांस लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग मल मूत्र निकालते हैं, इन सभी चीजों का जो अनुरूप है, सम्मिलित रूप है, इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली भोजन करना के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका अगला चैप्टर है होगा दूसरा चैप्टर, उसमें हम लोग श्वसन करना यानी कि श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। और जो उससे अगला चैप्टर होगा वहां पर हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पोषण क्या होता है? तो हम लोग जो भोजन करते हैं, है ना, पोषक पदार्थ से जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, तो भोजन करने के बाद उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही कहलाता है पोषण। कोई भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब कोई करते हैं, लेकिन जो उससे ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है या हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पोषण। और जो उस क्रिया को करता है उसको बोला जाता है पोषी। क्या बोला जाता है? पोषी, है ना। और पोषण 2 प्रकार का था, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण मतलब जो खुद से अपना भोजन तैयार करके अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे कि पेड़ क्या करता है? वो खुद से अपना भोजन को तैयार करता है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन को बनाता है, भोजन को प्राप्त करता है, तो वो है स्वपोषण। उसी को क्या बोलेंगे? स्वपोषण। और परपोषण में हम लोग आ जाते हैं, है ना। हम लोग खुद से भोजन नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग पेड़ पौधे फल वगैरह खाते हैं, या पेड़ पौधे का कोई भी चीज खाते हैं, या फिर जो है मीट मछली वगैरह खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जिस तरह की भी से है, तो हम लोग हो गए परपोषण, है ना। अब परपोषण जो है वो 3 प्रकार का था। एक है मतलब कि परपोषण 3 प्रकार का, एक है स्वपोषण, उसके बाद एक है आपका परपोषण, एक है आपका मतलब सॉरी फॉर दैट, परपोषण जो है आपका 3 प्रकार का, ठीक है। एक है परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, हम भी तो कह रहे हैं। चलिए, तो स्वपोषण का मतलब तो समझ में आ गया, जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है। परपोषण का मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है। अब वो 3 प्रकार का, एक परजीवी, एक मृतजीवी और प्राणी पोषण। मृतजीवी के बारे में तो आप सबको आता होगा, जो सड़े गले चीजों पर निर्भर रहता है। अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है? सड़े गले हुए चीजों से, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा, जितना भी चीजें वो सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है अपना भोजन, तो वो हो जाएगा मृतजीवी, है ना। परजीवी में क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो भी मतलब कि जो भी जीव अपना भोजन दूसरे के आश्रय में रह करके, यानी कि दूसरे पर वो डिपेंडेंट है, दूसरे पर वो आश्रय है, निर्भर है, और उससे निर्भर रह करके उससे भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे परजीवी पोषण, है ना। और मृतजीवी तो समझ में आ गया। अगला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में वही आ जाता है कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो या तो तरल के रूप में या ठोस के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण इकाई के बारे में, ठीक है। फिर उनके बाद प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। एक बार आपको डिफिनेशन जो है, 1 सेकेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी नहीं किया, ठीक है ना। थोड़ी सी गर्मी है बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का सिंपल डिफिनेशन आपको याद रखना है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा जो है वो क्या करता है? जमीन से यानी कि मिट्टी से जल प्राप्त करता है और खनिज लवण लेता है, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और लेने के बाद रिएक्शन होता है ना। उनके बाद रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। बस उसी को कहते हैं हम लोग, उनको प्राप्त करने के बाद जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जो है वो मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेता है। क्या क्या? एक जल यानी कि पानी, और एक खनिज लवण, वो कहां से लेता है? मिट्टी से। और वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2।
ये दोनों लेने के बाद किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6 का। C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलता है तब बनता है ग्लूकोज, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन, है ना, 6O2। ठीक है, समझ में आ गया आपको प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो ये जो है जहां पर भी क्लोरोफिल उपस्थित होगा वहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में। फिर अगला आज जो है शुरू करेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में जो पोषण है वो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। पैरामीशियम में पोषण के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आपको फिगर भी पूछा जाता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का भोजन होता है, किस तरीके से पैरामीशियम भोजन को ग्रहण करता है, आप लोग बताइए, चित्र के अनुसार समझाइए, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो है मनुष्य का आहार नाल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है आपको पूछा जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ करके आपको समझाएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपको पूरी कहानी, पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो हरित लवक क्या होता है भाई? हरित लवक क्या होता है प्यारे बच्चों? एपिथेलियम उत्तरों से बना होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये जो हरित लवक है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका एपिथेलियम उत्तकों से बना होता है। ये आपका उत्तकों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हरित लवक है वो आपका किससे बना हुआ होता है? एपिथेलियम उत्तक से। किससे? एपिथेलियम उत्तक से, है ना। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए टोटल 4 चीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड होना ही चाहिए भाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो इसलिए बात है भाई, प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। जल भी होना चाहिए, यानी कि H2O जो है वो होना ही चाहिए। अगर H2O नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। सूर्य प्रकाश, हम लोग डिफिनेशन में क्या देखे थे? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, तो सूर्य प्रकाश भी होना ही चाहिए। तो ये 3 चीज तो होना चाहिए। एक और चीज होना चाहिए, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए टोटल 4 चीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये 4 चीज में से कोई भी चीज नहीं होता है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। एक है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित जिसको बोलते हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एक है जल यानी कि H2O, और एक है सूर्य प्रकाश। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर सकती है जिसमें क्लोरोफिल हो, ना कि हरा रंग, है ना। तो ये गलतफहमी नहीं रहिएगा कि सर जहां पर हरा रंग रहेगा तो वहां पर तो क्लोरोफिल उपस्थित होगा ही होगा, तो उसको भी तो प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। कोई भी हरा रंग, याद रखिएगा, कोई भी हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है तब तक जब तक वहां पर क्लोरोफिल उपस्थित ना हो। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरा रंग होना आवश्यक नहीं है। कोई भी रंग रहेगा चलेगा, लेकिन क्लोरोफिल होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए प्यारे बच्चों, तब वहां पर आपको राइट आंसर लगाना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का उपस्थित होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। चलिए, अब हम लोग अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग देंगे आज का, वो है अमीबा में पोषण। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। डियर प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चलिए, एक कोशिकीय जीव अमीबा कुटपाद के द्वारा, अच्छा अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशिका का बना हुआ होता है। हम लोगों के अंदर लाखों कोशिका पाया जाता है, लेकिन अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा जो है वो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण तथा विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न करती है ना। याद रखिएगा, जो एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है वो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण तथा विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अपना भोजन को संपन्न करता है, यानी कि वो भोजन की क्रिया को करता है। ठीक है, अमीबा अपने भोजन के रूप में डायटम, शैवाल तथा छोटे मृत जीव का उपयोग करता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, है ना, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो ठीक वैसे अमीबा जो है वो अपने भोजन के रूप में क्या क्या लेता है? स्पेशल टाइप का भोजन लेता है, जैसे डायटम, शैवाल तथा छोटे छोटे जो मृत जीव होता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका उपयोग करता है अपने भोजन में। कौन? अमीबा। तो सबसे पहला लाइन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है, तो कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण तथा विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है एक कोशिकीय जीव अमीबा अपना भोजन करता है, और वो अपने भोजन के रूप में डायटम, शैवाल तथा छोटे छोटे मृत जीव को लेता है। ठीक है, अमीबा अपना भोजन जो है वो कुटपाद के द्वारा भोजन राजधानी तक पहुंचाता है,
यानी कि कहने का मतलब है कि जो अमीबा अपना भोजन को रसधानी तक कैसे पहुंचाता है, कुटपाद के द्वारा। कैसे? कुटपाद के द्वारा। ठीक है, तो अमीबा में पोषण आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं पैरामीशियम, जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे अमीबा वाला जो पढ़ा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे नहीं है, इंपॉर्टेंट सारा है। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा डियर। डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द आने वाला है, कितना लोग उत्साहित है फटाफट बताइए, और इसी उत्साहित में वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए पैरामीशियम यह भी जो है एक कोशिकीय जीव है ना, जो मृदु जलीय में पाया जाता है। मृदु जलीय में, अब मृदु जलीय में पाया जाता है यानी कि यह भी जो है एक प्रोटोजोआ वर्ग है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पर एक वर्ग होता था, है ना, प्रोटोजोआ वर्ग। तो ये भी क्या है, पैरामीशियम भी क्या है, एक तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव है जो कि पाया जाता है मृदु जलीय में। कहां पर? मृदु जलीय में। और ये जो है एक जीव है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है। इसका आकार जो है वो निश्चित होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग अमीबा का, तो अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है ना। कभी जो है अमीबा आपका ऐसे होगा, देखिए कभी आपका अमीबा ऐसे होगा, तो कभी यही जो अमीबा है वो आपका ऐसे हो जाएगा, कभी भी अमीबा ऐसे हो जाएगा, कभी यह अमीबा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अमीबा जो है वो आकार अपना बदलते रहता है। लेकिन जो पैरामीशियम का जो आकार होता है, पैरामीशियम जो जीव का आकार होता है वो कैसा होता है जी, पैरामीशियम का जो आकार होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है ना। तो याद रखिएगा पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है जो कि मृदु जलीय में पाया जाता है, और ये प्रोटोजोआ वर्ग का भी एक जीव है, और इसका आकार जो है वो निश्चित यानी कि फिक्स होता है ना। पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो कोशिका मुख्य द्वारा होता है। याद रखिएगा ये जो भोजन करता है पैरामीशियम, तो वो डायरेक्ट कोशिका मुख्य के द्वारा, यानी कि जो उनका कोशिका मुख्य द्वारा जो है उनका भोजन होता है, और इसका शरीर प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। याद रखिएगा पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, कोशिका मुख्य द्वारा। ठीक है, और इसका जो शरीर है वो प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। किससे? प्रचलन अंग सीलिया से। ठीक है, अब पैरामीशियम का एक सचित्र वर्णन है जो कि देख लीजिए, और हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद इस चित्र को बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्र को बनाने का सिंपल तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से एक फिगर बना देना है। ठीक है, और उनके बाद चारों तरफ ऐसे ऐसे जैसे जैसे घास निकला हुआ नहीं होता, घास, है ना, ऐसे ऐसे करके घास के जैसा निकाल देना है, और उनके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट बना देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। याद रखिएगा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये भोजन अंतर्ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, भोजन है, और इस तरीके से तीर का एरो दे दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, जो बाहर वाला जंगल के जैसा भरा हुआ है इसको बोलते हैं सीलिया, है ना, और ये जो अंदर जा रहा है डॉट 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 में, ये कहते हैं भोजन। ठीक है, बाकी इसी को कहते हैं कोशिका मुख। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोशिका मुख। तो अमीबा अपना भोजन को कैसे अंतर्ग्रहण करता है? कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा। तो यही जो है आपका कोशिका मुख है। ठीक है, और कोशिका मुख के द्वारा जो भोजन है वो कहां तक पहुंचाता है? राजधानी तक। तो राजधानी कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोशिका मुख। याद रखिएगा, मैं फिगर को अच्छे से जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, अच्छे से समझा देते हैं ताकि फिगर आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए, हाँ, तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है ना, और यहाँ पर फिर इस तरीके से आगे निकल गया है। तो ये जो निकला हुआ जंगल के जैसा इसको सीलिया बोलते हैं, और ये जो अंदर में धीरे धीरे जो जा रहा है इसको बोलते हैं भोजन। ठीक है, बाकी इसी को कोशिका मुख कहते हैं। तो भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है पैरामीशियम? कोशिका मुख के द्वारा। और कोशिका मुख के द्वारा जो भोजन है उसको कहां तक पहुंचाता है? तो राजधानी तक पहुंचाता है। कहां तक? राजधानी। तो ये हो गया राजधानी, है ना। और इसको या जो निकलता हुआ दिख रहा है ये है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो ये जो है पैरामीशियम में भोजन का सचित्र वर्णन है। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिगर को बनाना कंपलसरी है। ठीक है, मजा आया? चलिए अब आगे थोड़ा देख लीजिए। पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो शरीर के एक निश्चित से होता है जो कि कोशिका मुख कहलाता है ना। तो पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो शरीर का एक मुख्य भाग से होता है, एक कोशिका यानी कि जो एक निश्चित भाग, एक फिक्स भाग से होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी भोजन कर लेता है, ऐसा नहीं है, एक निश्चित भाग में होता है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका मुख, और इसीलिए कहते हैं कि अमीबा पैरामीशियम जो है वो भोजन जो है किससे करता है? कोशिका मुख के द्वारा। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे लॉन्ग टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन में, वो है मनुष्य का आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनॉल। क्या बोलते हैं? मनुष्य का आहार नाल। तो हेडिंग डाल दिया अगला, वो है मनुष्य का आहार नाल। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे। मनुष्य का आहार नाल में सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। तो पहले आता है मुख गुहा, फिर आपका आता है
मुख गुहा में दांत वगैरह आता है, दांत का बनावट वगैरह आता है। फिर आता है आपका ग्रसनी, है ना, ग्रसनी। फिर जो है आपका अगला आता है ग्रास नली। फिर पेट आ जाता है यानी कि आमाशय, है ना। फिर आमाशय के बाद हम लोग छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य का आहार नाल से। मनुष्य का आहार नाल वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मनुष्य जटिल जंतु होने के कारण इसके आहार नाल यानी कि जो पाचन तंत्र की लंबाई है वो लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। याद रखिएगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ना, जटिल। हम लोगों का जो संरक्षण है ना वो जटिल है, यानी कि बहुत चीज है अंदर में हम लोगों का, है ना। इसीलिए तो हम लोग सबसे अलग प्राणी कहलाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो क्या है, जटिल जंतु है, और इसी के कारण इसकी जो आहार नाल यानी कि जो पाचन तंत्र की लंबाई है वो 8 मीटर से 10 मीटर है। अब अगर आप 8 मीटर से 10 मीटर को फैलाइएगा तो आप समझिए कितना बड़ा हो जाएगा। अब 8 मीटर का बात करें तो इस हाथ से अगर लेंगे, इस हाथ से लेकर के इस हाथ तक लगभग आपका 1 मीटर होता है ना। इस हाथ से ये पूरा हाथ को लीजिए, इधर पूरा फैला दीजिए, और इधर यहां तक लीजिए, 1 मीटर होता है। और इसी तरीके से 10 मीटर तक आपका फैलावा होता है, 10 मीटर। अब अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा लंबाई होता होगा मनुष्य के आहार नाल का, है ना। तो मनुष्य जटिल जंतु होने के कारण इसके आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है, और भोजन जो है वो मुख गुहा से ही पचना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जो भोजन है वो कैसे पचता है, तो वो मुख गुहा से ही। हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अभी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, है ना। और पाचन तंत्र में क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का जो भोजन है वो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। बोलिएगा कैसे सर? तो जैसे हम लोग कोई चीज को खाते हैं, जैसे मान लेते हैं आप रोटी को खाते हैं, तो रोटी को जब हम लोग चबाते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे जो रोटी है वो गीला होने लगता है ना। वो धीरे धीरे लार, उनमें पानी की जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, लार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम लोग चबाते हैं तो मुख में पानी आता है, और वो जो रोटी है उनको भिगा देता है। और भिगाने के कारण क्या हुआ, तो उनको मुलायम बनाया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। इससे क्या होगा, चबा चबा के, दांत से चबा चबा के उनको सॉफ्ट बनाया जाता है, ताकि पाचन जो है वो तुरंत उनको पचा ले, है ना। अगर हम लोग कहिए कि अगर हम लोग बहुत हार्ड चीज को खाएंगे तो जो हम लोग का पेट है, जो पाचन तंत्र है, वो जल्दी उसको पचा नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पे कोई सॉफ्ट चीज को खाएंगे तो वो तुरंत पचा लेगा। तो पचाने का जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनुष्य जटिल जंतु होने के कारण इसके आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र की जो लंबाई है वो 8 मीटर से 10 मीटर होती है, और जो भोजन है वो मुख गुहा से ही पचना शुरू हो जाता है। यानी कि जो भोजन है वो कहां से पचना शुरू होता है, मुख गुहा से। कहां से? मुख गुहा से। इसलिए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मुख गुहा। तो अगला हेडिंग आप लोग दीजिएगा, मुख गुहा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और मुख गुहा में जो जो चीज होता है सबके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, इसलिए डियर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। चलिए, मुख्य गुहा, ये जो है आहार नाल के सबसे पहला भाग है, जिसमें एक जीभ और कुछ दांत तथा दो जबड़े होते हैं, और मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मार्शल होठ होते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये जो मुख गुहा है इसको पूरा को क्या बोलेंगे, मुख गुहा बोलेंगे। तो ये जो है आहार नाल का यानी कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग है ना। और इसमें क्या क्या होता है, तो कुछ दांत होता है, यानी कि कुछ मतलब 28, 29, 30, 32 दांत होता है। 32 से ज्यादा नहीं होता है, किसी किसी को 32 से ज्यादा भी होता है अगर उसका डबल उठ जाए तो, बट हम लोग को अनुमान लगाना है 32, है ना। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा है, वो मुख गुहा। और इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ दांत होता है, साथ ही साथ 2 जबड़ा होता है। अब जबड़ा का मतलब जो मुंह के अंदर का जो भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है, मुंह के अंदर का जो ऊपर का भाग होता है उसी को जबड़ा बोला जाता है। ठीक है, और जबड़ा ऊपर नीचे, उनके बाद 2 मार्शल होठ होते हैं मुंह को बंद करने के लिए, जैसे, ठीक है। तो ये होठ को क्या बोलते हैं, मार्शल होठ। तो मुंह को बंद करने के लिए या बोलने के लिए या फिर कोई भी काम के लिए ये होठ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग जिसमें कुछ दांत होता है, एक जीभ होता है, टंग होता है, साथ ही साथ कुछ दो जबड़े होते हैं, और मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 वोट होते हैं। ठीक है, और जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर जैसी उभरी जीभ यानी कि जो टंग है, ये जो है आपको पूरा खुल के ही बताते हैं, ये जो जीभ है ना, इसके अंदर छोटा छोटा उभरा हुआ भाग होता है, जो हम लोग को ऐसे दिखेगा नहीं। हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो वो जो उभरी हुई भाग होती है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्वाद गली। क्या कहते हैं, स्वाद गली। और जो हम लोग को टेस्ट वगैरह लगता है ना, कोई चीज का जो टेस्ट लेते हैं, मिठाई का, सब्जी का, और कोई चीज का जो हम लोग टेस्ट को चखते हैं, वो कैसे चखते हैं, तो वो स्वाद गली की वजह से, यानी कि जो टंग के ऊपर जो स्वाद नलिया होता है, स्वाद गली होती है, उसी की वजह से हम लोग कोई चीज का टेस्ट को चख पाते हैं, है ना। जैसे हम लोग चाय पीने जा रहे हैं तो चाय मीठा होता है, तो वो कैसे पता चलता है, तो जो टंग है उसके ऊपर में एक स्वाद गलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
ये जो टंग है ना उसके ऊपर में स्वादगलिया पाया जाता है और वही स्वादगली की वजह से हम लोग कोई भी चीज का टेस्ट को पहचान पाते हैं। तो जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर जैसी ऊपरी भाग होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्वादकली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट बड। याद रहेगा? तो याद आज से आपको याद रखना है कि कोई भी चीज मीठा, खट्टा, तीखा, ये सारा चीज का टेस्ट कैसे पता चलता है? तो जीभ के अंदर में ऊपरी परत में छोटा छोटा होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, जिसको हम लोग स्वादकली कहते हैं, और उसी की वजह से जो है हम लोगों को किसी चीज का टेस्ट के बारे में पता चलता है। और कभी कभी हम लोग गर्म चाय को पी लेते हैं, आप लोग को ध्यान होगा बच्चों, जब हम लोग कभी कभी गर्म चाय को पी लेते हैं तो जो स्वादकलिया है वो सही से काम नहीं कर पाता है ना। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं तथा वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, जो कि 4 भागों में बटा होता है। तो याद रखिएगा, जिसको हम लोग दूधिया दांत बोलते हैं, यानी कि बचपन में सबका दांत टूट जाता है फिर नया दांत आता है, ठीक है। तो टोटल जो दांत है यानी कि जो बचपन में टूट गया है और जो आ रहा है, इन सब चीज को मिला के यानी कि पूरी जिंदगी में जो है एक मनुष्य को टोटल 52 दांत आता है। कितना? 52, है ना। और फिर सारा टूटने के बाद जो एक वयस्क, एक जवान जो आदमी होता है उनको टोटल 32 दांत होता है। कितना? 32 दांत, ठीक है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं, जिसमें से जो जवान व्यक्ति होता है उनको टोटल 32 दांत होते हैं। और इस 32 दांत को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब देखते हैं, एक है आपका कर्णतक जिसको बोलते हैं इंसाइजर, एक है भेदक जिसको बोलते हैं कोनाइन, एक है अग्रचर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, और एक है चर्वणक जिसको बोलते हैं मोलर। तो याद रखिएगा, इंसाइजर, कोनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कर्णतक, भेदक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, भेदक, कर्णतक। याद रखिएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल मनुष्य का जो दांत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब देखते हैं आगे, 4 भाग आपको यहाँ पर बता दिए, एक है कर्णतक, एक है भेदक, एक है अग्रचर्वणक, एक है चर्वणक, ठीक है ना। मजा आ रहा आप लोगों को? चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है बट कोई दिक्कत नहीं। बिजली थोड़ा चली गई है, इसीलिए लाइट तो है, इन्वर्टर है, बट बिजली 2 दिन से गायब है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास हम लोग को लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा डियर, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग देखिए, दांत को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब दांत की बनावट को देखते हैं। देखिए, दांत का वह भाग जो जबड़ा में घुसा होता है उसे दांत का जर कहते हैं, है ना। यानी कि जो दांत है, तो दांत का जो जर होता है ना, जबड़ा क्या होता है भाई? ये जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला इसे करके अंदर में, ये ऊपर वाला अंदर में, इसी को क्या बोला जाता है? जबड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो दांत, जबड़ा में जो दांत घुसा हुआ रहता है, तो दांत का जो जबड़ा में जो दांत घुसा हुआ रहता है, जैसे हम लोग का मान लेते जबड़ा है तो दांत इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो जबड़ा का जो नीचे वाला भाग होता है ना, मतलब दांत का जो नीचे वाला भाग जो कि इसमें घुसा हुआ रहता है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जर, दांत का जर, है ना। जर कहाँ पे रहता है? जर जमीन के अंदर रहता है ना, तो जबड़ा के अंदर में जो भाग रहता है उसी को दांत का जर कहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग शिखर या सिर कहते हैं। तो दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपर मतलब शिखर वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग या तो शिखर कहते हैं या सिर कहते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम लोग ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, है ना। बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन। तो दांत का सबसे जो निचला भाग है, याद रखिएगा, दांत का जो सबसे निचला भाग है उसको हम लोग जर कहते हैं। जो सबसे ऊपरा भाग है या तो उनको हम लोग सिर कहते हैं या शिखर कहते हैं, और जो बीच का भाग है उसको हम लोग ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन। और दांत का जो भीतर वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं मज्जा गुहा। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। तो ये आपका है दांत की बनावट। क्या है? दांत की बनावट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अस्थि मज्जा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। अरे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा। अपना तारीख क्या करेंगे आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं ना। चलिए, अब अगला पॉइंट है कि अस्थि मज्जा या मज्जा के गुहा के जो ऊपरी भाग है उसी को हम लोग कहते हैं दंष्टास्थि, यानी कि डेंटाइन, जिसको बोलते हैं डेंटिस्ट, डॉक्टर बनता है जो दांत का, है ना। तो अस्थि मज्जा या मज्जा के गुहा के जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि जो मज्जा गुहा होता है ना, उसी के जो भीतरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसी के मज्जा गुहा के ऊपरी भाग को ही क्या बोला जाता है? दंतस्थि, यानी कि डेंटाइन, ठीक है। और डेंटाइन के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं इनामेल। याद रखिएगा, सबसे पहले जो अस्थि मज्जा होता है, यानी कि जो मज्जा के गुहा होता है, मज्जा गुहा, उसका जो ऊपरी भाग है उसको दंतस्थि बोलते हैं। और जो दंतस्थि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंटाइन, यानी कि दंतस्थि को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो जो दंतस्थि यानी कि डेंटाइन का जो ऊपरी भाग होता है उसी को बोला जाता है इनामेल, क्योंकि इसका निर्माण इनामेल के कारण होता है। तो याद रखिएगा, दंतस्थि यानी कि डेंटाइन का जो निर्माण है वो इनामेल के कारण होता है, इसीलिए इनको हम लोग इनामेल कहते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया तथा भोजन के जो महीन कण होते हैं वो दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं।
यानी कि जो बैक्टीरिया होता है या जो भोजन का महीन महीन कण होता है, महीन महीन बहुत महीन महीन जो कण होता है वो दांत से चिपक करके एक परत जैसा निर्माण कर देता है। यानी कि जो जैसे हम लोग कभी कभी चॉकलेट खा लेते हैं ना, गीला चॉकलेट या फिर चिंगम वगैरह खाते हैं, तो देखिएगा वो चिपक जाता है दांत में, जल्दी छूटता नहीं है, तो उसी को क्या बोला जाता है, परत, है ना, परत। तो जो बैक्टीरिया तथा भोजन का जो महीन कण होता है वो दांत से चिपक करके एक परत का निर्माण कर देता है, और जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब ये दांतों पर एक अस्थायी परत बना देता है ना। जब इसको अच्छी प्रकार से साफ नहीं करते हैं तब यह दांतों पर क्या बनाता है, एक अस्थायी परत बना देता है, एक अस्थायी परत बना देता है, जिसे बोला जाता है दंत प्लाक, जिसे क्या बोला जाता है, दंत प्लाक। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है दंत अस्थिक्षय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दंत अस्थिक्षय जिसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। तो ये दंत अस्थिक्षय जो एक प्रकार का बीमारी है वो कैसे होता है, तो जैसे हम लोग अधिक मीठा चॉकलेट वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, है ना, तो इन चीज़ों का जो परत होता है ना वो थोड़ा थोड़ा करके चिपक के रह जाता है दांत में, है ना, वो दांत में लगा हुआ रह जाता है, और इस पर जो है क्या होता है, जो जीवाणु होता है वो प्रतिक्रिया कर करके उस दांत को नष्ट कर देता है, उसको नष्ट करता है सबसे पहले जो लगा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग चिंगम खा रहे हैं तो चिंगम जो है वो दांत के अंदर चिपक गया, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होता है वो चिंगम को नष्ट करता है, और जैसे ही वो चिंगम को नष्ट करता है तो हम लोग का जो दांत है वो भी नष्ट होने लगता है ना। तो अधिक मीठा चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि के खाने से दांत में वह लगा रह जाता है, और इस पर जीवाणु जो है वो प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है, अर्थात दांत जो है वो नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय, ठीक है। चलिए अगला जो है टॉपिक आपका वो है मनुष्य के पाचन तंत्र के अलग अलग भाग, जैसे कि लार ग्रंथि क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो वहाँ आएगा आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भाग में पढ़ेंगे, यानी कि जो पार्ट 3 आएगा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भाग के बारे में। और आज जो है हम लोग दंत अस्थिक्षय, दांत की बनावट, मुख गुहा, मनुष्य के आहार नाल के बारे में, पैरामीशियम में कैसे भोजन होता है, अमीबा में कैसे भोजन होता है, हरितलवक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें फटाफट, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को बताएं इस चैनल के बारे में। बहुत ही जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड जो है वो लेने वाले हैं, है ना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग भी पहली बार आए हो तो, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और कॉपी कलम आप लोग बनाइएगा सभी सब्जेक्ट का, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। जो जो पढ़ा दिए उसको रिवाइज करना जरूरी है। सिलेबस जो है आपका 100% कंप्लीट होगा, बट जो पढ़ा दिए उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। नया चीज़ जो है वो आपको याद जल्दी होगा, सीख भी लीजिएगा, लेकिन पुराना चीज़ को याद रखना ये सबसे बड़ी बात होती है ना। पुराना चीज़ में आपको 75% देना होगा, नया चीज़ में 25%। अब समझिए, ठीक है। तो जो पढ़ा चुके हैं, कभी अगर क्लास वगैरह नहीं होती है तो जो पढ़ा चुके हैं उनको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच।